हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने इनके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग उन वर्गीकृत इंस्ट्रूमेंट्स में से जो पहला प्रकार है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिंग या सूचक यंत्र, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि जो सूचक यंत्र होते हैं ना, वो सूचक यंत्र कौन से प्रकार के यंत्र होते हैं जिसके अंदर जो भी राशि नापी जा रही है, सपोज अगर आप वोल्टेज को नाप रहे हो, तो अगर आप वोल्टेज को नाप रहे हो तो एक इंडिकेटर के द्वारा जो स्केल होती है उसके ऊपर उस वोल्टेज की वैल्यू को क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा और वहां से हम लोग रीडिंग को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको इंडिकेटिंग क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सूचक की या पॉइंटर की सहायता ले रहे थे। ठीक है, अब जब भी हम लोग जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई वहां पे क्या हो रहा है कि जो इंडिकेटर है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और कोई भी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जिस वैल्यू की वोल्टेज आ रही है उस वैल्यू के ऊपर जाके रुक रहा है। ठीक है, अब हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो पॉइंटर है ना वो 0 से स्टार्ट क्यों हुआ और उस पॉइंट के ऊपर ही क्यों रुका। ठीक है, इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या चीज देखते हैं, हम लोग ये चीज देखते हैं कि भाई ये जो चीज भी हुई ना, ये 3 प्रकार के बलों के कारण हुई। किन कारण से हो रही, मैं बोल रहा हूँ कि 3 प्रकार के बलों के कारण से वो क्या हुई, 0 से स्टार्ट हुई और एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाके रुकी। अब वो बल कौन कौन से होते हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो बल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ठीक है, और जो दूसरा बल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग फोर्स। ठीक है, और जो तीसरा बल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग। ठीक है, ये क्या क्या चीजें होते हैं इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, डैम्पिंग को हम लोग हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, ये होता है अवमंदन। क्या होता है, अवमंदन। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग होता है इसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं नियंत्रक। क्या बोल रहे हैं, नियंत्रक। ठीक है, और जो डिफ्लेक्टिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं विक्षेपक। क्या बोल रहे हैं, विक्षेपक। ठीक है, अब ये जो बल है ना, इनको फोर्स, जैसे फोर्स लिखा हुआ है तो इस फोर्स को हम लोग टॉर्क की संज्ञा भी देते हैं कई जगह। ठीक है, मतलब इसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं और टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों चीजें क्या चीजें हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जब भी आप डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हो तो ये कौन सा बल होता है, ये ऐसा बल होता है जिसके कारण से अगर आप मीटर को देखोगे तो मीटर का जो पॉइंटर है ना, जैसे अगर अपन मीटर को बनाते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब मीटर के अंदर एक गिरनी लगी हुई रहती है और इसके ऊपर क्या रहता है, पॉइंटर रहता है। ठीक है, तो ये विक्षेपक बल क्या करता है, ये बल क्या करता है, ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को 0 से आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे कहां तक बढ़ना है वो बात की बात है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा तो ये किस हिसाब से बढ़ेगा, ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो विद्युत के विभिन्न सिद्धांत हैं वो सिद्धांत लगेंगे। ठीक है, या तो जैसे इसके अंदर चुंबकीय सिद्धांत लगेगा या ऊष्मीय सिद्धांत लगेगा या प्रेरण का सिद्धांत लगेगा। ठीक है, वो जब भी सिद्धांत लगेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉइंटर एक जगह से यानी जो 0 वैल्यू है उससे आगे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो विक्षेपक बल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या हुआ, इसका काम ये हुआ कि जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर को 0 से आगे की तरफ क्या करके ले जाना, आगे की तरफ लेकर जाना। ठीक है, अब ये जो दूसरे प्रकार का बल है ना, इसका क्या उपयोग रहता है, बेसिकली देखिए ना, आपने क्या करा, विक्षेपक बल लगा दिया, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा दिया, अब क्या हुआ, ये पॉइंटर 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये रुकना कहां पे, ठीक है, रुकना कहां पे है वो कौन डिसाइड करता है, वो ये कंट्रोलिंग फोर्स या नियंत्रक बल डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब इसका कार्य ये रहेगा कि भाई जब भी ये वैल्यू आगे बढ़ गई ना, तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप वोल्टमीटर को इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर अगर 50 वोल्ट वोल्टेज आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, ये हमेशा ऐसी कोशिश करेगा कि वो जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर 50 वोल्ट के पॉइंट के ऊपर क्या जाके रुक जाए। ठीक है, तो नियंत्रक का काम क्या हुआ, नियंत्रक को हम लोग टीडी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, टीडी मतलब टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, और कई जगह आप इसको क्या लिखोगे, फोर्स डिफ्लेक्टिंग भी लिखते हो। ठीक है, यानी
फोर्स डिफ्लेक्टिंग या टॉर्क डिफ्लेक्टिंग का कार्य हुआ जो भी पॉइंटर है उस पॉइंटर को जीरो से आगे बढ़ाना। अब वो कहां तक जाएगा, वो कार्य किसका है, कंट्रोलिंग टॉर्क का। ठीक है, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, ये पॉइंटर जीरो से तो स्टार्ट हो जाएगा और इसको पता नहीं रहेगा कि कहां पे रुकना है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जीरो से जाके अधिकतम जो भी वैल्यू है ना उस मीटर के अंदर वहां पे चले जाए। ठीक है, तो ये जो दूसरे प्रकार का बल होता है जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, टीसी बोल रहे हैं या फिर एफसी बोल रहे हैं, इसका कार्य क्या रहेगा, इसका कार्य रहेगा इस पॉइंटर को कहां पे रोकना, जो भी निर्धारित मान उस वोल्टता का उस मीटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बात और आती है कि ये रुकेगा कहां पे, ये कैसे निर्धारित होगा, ये तब होएगा, तब रुकेगा जब ये जो टॉर्क है ना, कौन सा, टीडी, ये टीसी के बराबर रहेगा। ठीक है, किसके बराबर रहेगा, टीसी के बराबर रहेगा। मतलब क्या रहेगा कि भाई ये जो नियंत्रक टॉर्क जब भी इस बल के बराबर रहेगा, देखिए ना कभी भी कोई भी चीज अगर एक गति से इस साइड में जा रही है तो ये रुकेगी कब, जब उसके विपरीत में कोई भी बल लगे और वो उसके बराबर लगे, जब जाके वो चीज रुकेगी। ठीक है, तो इस टॉर्क को या इस बल को रोकने के लिए उसकी बराबर मात्रा के अंदर कंट्रोलिंग फोर्स या कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। ठीक है, अब जैसे तीसरे प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो जो डैम्पिंग फोर्स या अवमंदन बल होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, देखिए ना जब भी आप इसके यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विपरीत के अंदर कोई भी बल लगाओगे ना तो ऐसा होएगा कि जैसे ही आपने उसको रोकने की कोशिश करी, अब क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये क्या करेगा, उस 50 वोल्ट की वैल्यू के आसपास ऐसे क्या होएगा, वाइब्रेट होने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने एकदम से उसको रोका है। ठीक है, अब जब भी आप एकदम से रोकोगे और वो वाइब्रेट होएगा ना तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू को रीड करने के अंदर क्या आएगी, परेशानी आएगी। ठीक है, तो उस एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर उस पॉइंटर को रोकने का कार्य जो होता है ना वो डैम्पिंग बल या फिर अवमंदन, डैम्पिंग फोर्स या फिर अवमंदन बल का होता है। ठीक है, यानी अगर तीनों की बात करें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या विक्षेपक बल का क्या काम है, जीरो से पॉइंटर को क्या करना, आगे की तरफ ले जाना। और जो कंट्रोलिंग फोर्स या नियंत्रक बल का कार्य क्या रहेगा, जिस भी वैल्यू की वोल्टेज आ रही है ना या करंट आ रही है, जो भी राशि आप नाप रहे हो उस वैल्यू के ऊपर उसको रोकना, किसको, इस पॉइंटर को। ठीक है, अच्छा जब भी सप्लाई आ रही तब तो इस कंट्रोलिंग टॉर्क का कार्य क्या रहता है, उसको वहां पे रोकना, और जब सप्लाई बंद रहेगी ना तो इसका ही कार्य बनता है कि वो जो पॉइंटर जिस भी वैल्यू पे है ना उस वैल्यू से कहां ले जाना, जीरो के ऊपर ले जाना। ठीक है, अब जो तीसरा प्रकार था डैम्पिंग, उस डैम्पिंग के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, डैम्पिंग का कार्य क्या है या अवमंदन का कार्य ये है कि जब भी कंट्रोलिंग टॉर्क लग के 50 वोल्ट के आसपास पॉइंटर चले गया ना तो वहां पे वो पॉइंटर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए अवमंदन बल लगता है। ठीक है, अब एक एक करके जैसे है ना, देखिए ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, ये विक्षेपक बल है, इन सब के बारे में तो हम लोग जैसे जैसे मीटर्स पढ़ेंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क या फिर कंट्रोलिंग नियंत्रक जो बल है ना और ये जो डैम्पिंग फोर्स है, ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग पहला प्रकार किसका लेते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क का। मैं इसको वापस लिख रहा हूं, यहाँ पे किस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ना, किसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, नियंत्रक बल यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, इसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, टीडी से प्रदर्शित किया था, सॉरी टीसी से प्रदर्शित किया था। और ये किसके बराबर होएगा, अगर मीटर के सूचक को कहीं पे रोकना है, किसके, टीडी के बराबर होना था। ठीक है, अब जब भी अपन नियंत्रक बल की बात करते हैं ना तो नियंत्रक बल भी बेसिकली दो प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो होता है स्प्रिंग कंट्रोल, क्या बोल रहा हूं मैं, स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, और जो दूसरा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, स्प्रिंग मतलब जो नॉर्मल स्प्रिंग रहती है वो।
ठीक है। अब जैसे इन दोनों के बारे में अगर अपन बात करेंगे ना, तो ये जो पहला प्रकार है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्रिंग कंट्रोल, इसके केस के अंदर क्या रहता है कि इसके केस के अंदर क्या होता है कि आप ये जो, जैसे मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पिंडल लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर किसके ऊपर है, स्केल के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर के नीचे की साइड और ऊपर की साइड क्या कर लेते हैं, एक स्प्रिंग को लगा देते हैं। क्या लगा देंगे हम लोग, स्प्रिंग को लगा देंगे। अब देखिए ना, जब भी आपने यहाँ पे स्प्रिंग लगाई ना, तो अपने को क्या पता है, जब भी कोई भी चीज, जैसे अगर इस मार्कर के ऊपर स्प्रिंग बंधी हुई है और मैं इसको अगर घुमाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्प्रिंग है ना वो क्या होगी, टाइट होने लग जाएगी, ठीक है। और टाइट होने के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये इसको घूमने नहीं देगी, ठीक है। तो वो वैसे के वैसे ये स्प्रिंग यहाँ पे कार्य करती है। जैसे जैसे ये पॉइंटर घूमता है ना, देखिए ये पॉइंटर जिस चीज पे लगा हुआ है इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे इस साइड में भी बियरिंग होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, बियरिंग होती है, और इस साइड में भी क्या होती है, बियरिंग होती है, ठीक है। अब जैसे ये घूमा ना, तो इसके घूमने के कारण ये स्पिंडल भी घूमेगा, और ये स्पिंडल इसके कारण, किसके कारण, स्प्रिंग के कारण क्या हो रहा है, कहीं किसी निश्चित वैल्यू पे जाके क्या कर रहा है, रुक रहा है, ठीक है। अब बाई चांस देखें, मैंने क्या बोला कि भाई इसने क्या कर दिया, वहां पे 50 वोल्ट पे जैसे जाके रोक दिया उदाहरण के लिए। अब क्या होएगा, मैंने एक चीज और बताई कि जब भी आपने सप्लाई बंद करी ना, तो इस टॉर्क का क्या काम है, उस वैल्यू को वापस कहां पे लाना, 0 पे लाना, ठीक है। तो वो 0 पे कैसे लाएगा, देखिए ना, आप अगर स्प्रिंग को इसके ऊपर टाइट करके किसी भी वैल्यू के ऊपर जाके रोक दोगे, और जैसे ही आप आपका हाथ हटाओगे ना, तो क्या होगा, ये उल्टी दिशा के अंदर घूमते हुए वापस कैसे आ जाएगा, 0 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस स्प्रिंग के लिए बहुत आसान रहता है, क्या रहता है कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जाना और वहां पे जाके उसको रोक पाना, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग लगती है ना, स्प्रिंग लगती है ना, वो अपने को याद रखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के धातु से मिलके बनती है, ठीक है। जो धातु रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्या बोल रहा हूं मैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है। अब ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज से ये जो स्प्रिंग बनी है ना, ये स्प्रिंग बहुत ही महीन होती है, मतलब बहुत ज्यादा पतली रहती है, ठीक है। अच्छा, यही धातु क्यों इस्तेमाल करें, इसका भी ये कारण है। देखिए, अगर आप कोई भी नॉर्मल धातु इस्तेमाल करोगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे अगर नॉर्मल धातु मतलब अगर आपने बाई चांस चुंबकीय धातु इस्तेमाल कर ली, तो क्या होगा, अपने को क्या पता है कि ये जो मीटर जितने भी काम करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जो मीटर रहता है ना, वो मीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, वो जैसे चुंबकीय सिद्धांत पे भी करता है और विभिन्न पे करता है। और बाई चांस अगर आपने ऐसा मीटर इस्तेमाल करा जो चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य कर रहा है ना, तो ये स्प्रिंग भी अगर लोह पदार्थ की है, तो ये क्या करेगी, उस जगह पे ये स्प्रिंग क्या करेगी, उस चुंबक के कारण क्या होगी, अफेक्ट होगी, और जो रीडिंग है ना, उस रीडिंग को कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगी, ठीक है। तो जो पहला कारण इसका क्या है कि भाई क्या है, ये अलोह चुंबकीय है, अलोह चुंबकीय है, यानी आपको जो भी स्प्रिंग अगर लगानी है, बाई चांस आप इसके अलावा भी लगाते हो, तो वो अलोह चुंबकीय या फिर डीमैग्नेटिक पदार्थ की स्प्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए इस स्प्रिंग की, इस स्प्रिंग की ये विशेषता होनी चाहिए कि ये है ना, ये स्प्रिंग तनाव को सह सके। कैसे, देखिए अपने को क्या पता है, अगर आप लोहे की स्प्रिंग को इस्तेमाल करोगे ना, एक बार मोड़ा छोड़ा, एक दूसरी बार मोड़ा वापस छोड़ा, तीसरी बार मोड़ा फिर छोड़ा, तो कुछ समय के बाद क्या स्थिति होती है कि वो जो स्प्रिंग रहती है ना, वो स्प्रिंग टूटने की स्थिति में आती है, ठीक है। जैसे इस मार्कर का, अगर ये लोहे का बना हुआ है, मैं क्या करूंगा, इस मार्कर को ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, तो कुछ टाइम बाद में क्या रहेगा, ये टूटने की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मार्कर जिस भी धातु का बना है वो ऐसा होना चाहिए कि ऐसे मोड़ने से क्या वो टूट नहीं पाए, ठीक है। यानी ये स्प्रिंग जो है ना, वो ऐसे धातु की बनी हुई रहनी चाहिए जो बार बार तनाव को सहन कर ले और वो टूटे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो तनाव सहन करने वाली होनी चाहिए, क्या बोल रहा हूं मैं, तनाव सहन करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां पे एक चीज और आती है, मैंने क्या बोला कि यहां पे क्या स्थिति होती है कि भाई ये जो टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के
बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग ये चीज करें कि भाई ये जो पॉइंटर है ना, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ और 50 के ऊपर जाके रुका, तो इसके बीच के एंगल को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस थीटा के क्या है, समानुपाती है। क्या है, थीटा के समानुपाती, क्योंकि थीटा जैसे जैसे बढ़ता गया ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वे भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये इसके समानुपाती है ना, तो इस स्केल का, ये जो स्केल होती है ना, ये क्या होती है, एक तरीके से यूनिफॉर्म रहती है पूरे टाइम पे। क्या बोल रहा हूं मैं, ये पूरे टाइम पे यूनिफॉर्म रहती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर जो भी गैप है ना इनके बीच में, किनके बीच में, ये जो स्केल आपने बनाई है वो गैप लास्ट तक क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समान रहेगा। तो अपने को इस प्रकार की अगर आपने बाई चांस ये इस्तेमाल करा है नियंत्रक बल, स्प्रिंग कंट्रोल टाइप का, तो हमें समान स्केल मिलेगी। क्या मिलेगी, समान स्केल मिलेगी। ठीक है, जिससे अपने को क्या सहायता होगी, उससे ये सहायता होगी कि जो मीटर है ना, उस मीटर को आप शुरू से एंड तक एक जैसा देखोगे तो अपने को रीडिंग पढ़ने के में इजी रहेगी। ठीक है, अब जो दूसरा प्रकार रहता है ना, ग्रेविटी कंट्रोल यानी गुरुत्व नियंत्रक। इस नियंत्रक के अंदर क्या होता है, देखिए इस नियंत्रक के अंदर क्या होता है, इस नियंत्रक के अंदर क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग नहीं रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। देखिए ना, क्या रहेगा, ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर के पीछे की साइड हम लोग क्या करेंगे, एक जैसा भाई गुरुत्व कंट्रोल है तो गुरुत्वाकर्षण किस चीज के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण का एक तरीके से ये किस चीज को कंट्रोल कर सकती है, ये एक तरीके से जो वजन होता है ना उसके कारण उसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल में इस पॉइंटर के पीछे की साइड एक भार और साइड के अंदर क्या कर देंगे, एक और भार लगा देंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल कैसे होएगा, इन दोनों के दोनों वजनों के कारण होएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों के दोनों वजनों के कारण होएगा। ठीक है, यानी यहां पे क्या कर दिया अपन ने, ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर के पीछे क्या कर दिया अपन ने, भार लगा दी। ठीक है, अब ये भार लगाने से जो भी कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग तो हो जाएगी, पर क्या होएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ना, आप क्या देखोगे कि क्योंकि भार लगा हुआ है ना, तो जो भी मीटर है ना, वो मीटर अगर ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर है, जैसे अगर आपने मीटर को सीधा रखा है ना, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं, पर अगर बाई चांस आपने उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ना, तो ये जो भार है ना, ये भार इस पॉइंटर को अब हिला देगा। ठीक है, कैसे हिला देगा, देखिए सीधा अगर रखा, जैसे अगर ये जो डस्टर है इसको मैंने अगर ऐसे रखा और इसके अंदर इस साइड में भार है और इस साइड में भार है तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाई चांस अगर मैंने इसको टेढ़ा लिख दिया तो ये भार क्या करेगा, उस पॉइंटर को भाई भार नीचे चल जाएगा और पॉइंटर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने आप से, और क्या हो जाएगी, ये जो रीडिंग है ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से गलत दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक हानि होगी। क्या होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको सदैव, क्या बोल रहा हूं मैं, सदैव ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी जैसे एक हानि है। ठीक है, अब और क्या होगा इसके अंदर, तो अब क्या होगा, देखिए ना, यहाँ पे क्योंकि अपने जो स्प्रिंग है, जो कि अपन ने क्या देखा कि भाई जो स्प्रिंग है ना, वो थोड़ी सी, जैसे अपन ने किसी भी धातु की इस्तेमाल करी, जैसे फॉस्फर ब्रॉन्ज की इस्तेमाल करी, तो क्या होगा कि वहां पे जो यंत्र रहेगा ना, वो थोड़ा सा महंगा टाइप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा अपन ने, हल्का सा, सिर्फ छोटा सा वो क्या इस्तेमाल करा है, एक वेट ही इस्तेमाल करा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो मीटर रहेगा ना, ये तुलनात्मक रूप से क्या रहेगा, सस्ता रहेगा। ये इसकी दूसरी विशेषता रहेगी, क्या रहेगा, इस सस्ता रहेगा उसकी तुलना में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आएगा, आप क्या नोट करोगे, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आप क्या नोट करोगे कि यहाँ पे क्या नोट करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए ना, ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर के पीछे की साइड में क्या है, दो बल लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लग रहे हैं, दो बल लगे हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दो बल है, तो अगर आप देखोगे तो इसका, देखिए मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्योंकि ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर के पीछे की साइड में दो बल लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे बल लग गए। ठीक है, तो अगर ये जो बल है ना,
ये दोनों दो बल लगे हुए, तो इन दोनों का कोई ना कोई तुल्य बल रहेगा, वो इनके ठीक बीच के अंदर रहेगा, ठीक है। और उस बल को अगर हम लोग इन दोनों का तुल्य बोले, जैसे अगर उस बल को हम लोग इनके भार से ही प्रदर्शित करें, W से प्रदर्शित करते हैं, देखें ना। अब क्या होगा, अब जैसे ये पॉइंटर इस साइड में घूमा, देखिए ना, उस साइड में घूमेगा, तो जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो कितना होगा, जैसे अपन ने यहाँ पे भी क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया, यहाँ पे भी क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, ठीक है। तो अब देखिए ना, एक्चुअल में ये बल है नहीं, ये क्या है, तुल्य बल है। एक्चुअल में कौन कौन से भार लग रहे हैं, एक तो ये भार लग रहा है और ये भार लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसके कंपोनेंट्स करोगे तो यहाँ पे जो भार है उसको आप क्या लिखोगे, W sin थीटा, और इस साइड के भार को क्या लिखोगे, W cos थीटा, ठीक है। ये क्यों लिखा है cos, क्योंकि अपन ने इसको थीटा की तरफ इसका कंपोनेंट निकाला है और इसके थीटा के विपरीत निकाला है, तो क्या होगा, ये W sin थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप ये देखिए, ये जो भार है अगर आप इसको नियत मानते हो, तो यहाँ पे ये जो थीटा है ना, ये जो एक तरीके से जो डिफ्लेक्शन है ना, वो डिफ्लेक्शन यानी जो डिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इस थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। सपोज अगर आपने इसको लिख दिया साइन थीटा, अब यहाँ पे इसको कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर जैसे अगर आपने इसको क्या लिख दिया, साइन थीटा, तो अब क्या होगा, देखिए ना, क्योंकि डिफ्लेक्शन किसके बराबर है, किसके समानुपाती हो गया, साइन थीटा के समानुपाती हो गया, और जो डिफ्लेक्शन है ना वो किसके बराबर होएगा इस कंडीशन के अंदर, वो हमेशा कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होएगा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्ट रूप से आप ऐसे लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग टॉर्क किसके समानुपाती है, साइन थीटा के। अब इस साइन थीटा से देखिए, वहां पे तो थीटा ही था, यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, तो यहाँ पे एक अंतर आ जाएगा छोटा सा। क्या अंतर आएगा, आप क्या देखते हो, देखिए ना, साइन को अगर आप देखते हो, साइन की अगर आप टेबल को देखते हो, तो साइन की टेबल कैसे बढ़ती है, देखिए ना, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर जैसे 60 और फिर 90 डिग्री। तो ये जो बढ़ती है ना, ऐसी स्थिति में बढ़ती है कि यहाँ पे तो क्या रहती है, 0 वैल्यू रहती है, ठीक है। और 0 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कौन सी आती है, हाफ आती है, क्या आती है, हाफ आती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अंतर रहेगा वो अंतर ज्यादा रहेगा, और फिर बाद में यहाँ पे जो अंतर रहेगा वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आएगी, आप देखा होगा यहाँ पे आती है 1/√2 वैल्यू आएगी, फिर √3/2 आएगी, ऐसे करके क्या आएगी वैल्यू, एक तरीके से क्या आएगी, यहाँ पे जो अंतर है वो तो बहुत ज्यादा है, और इस साइड के अंदर, सॉरी, यहाँ पे तो जो अंतर है वो कम है और इस साइड में बढ़ता जाएगा, देखिए ना, यहाँ पे जैसे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो √3/2 आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप निकालो, देखिए ना, यहाँ पे तो अंतर कितना है, आप देखोगे कि भाई आधे का ही है। यहाँ पे देखिए ना क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.73/2 यानी 0.8 के लगभग आएगी, यानी इनका अंतर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए ना, क्योंकि साइन के ये समानुपाती है ना, तो ये जो स्केल है ना, ये शुरू से एंड तक यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म का मतलब आप देखोगे ये जो स्केल है ना, कहीं पे तो सिकुड़ी हुई है और कहीं पे क्या रहेगी, फैली हुई रहेगी, ठीक है। अब जब भी स्केल किसी विशेष स्थान पे सिकुड़ी हुई रहेगी, जैसे अगर आप स्टार्टिंग के अंदर सिकुड़ी रख लो या अंत के अंदर सिकुड़ी रख लो, ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है, आप जिसके हिसाब से कर रहे थे ना, अगर साइन थीटा के हिसाब से अगर करोगे तो स्टार्टिंग के अंदर सिकुड़ी हुई रहेगी और लास्ट के अंदर फैली हुई रहेगी, ठीक है। तो उससे क्या दिक्कत आएगी, उससे ये दिक्कत आएगी कि स्टार्टिंग की जब भी वैल्यू आई, जैसे 50 वोल्ट का अगर मीटर है, तो अगर स्टार्टिंग के जैसे 10 वोल्ट तक कोई भी वैल्यू आई ना, तो वहां पे क्योंकि स्केल सिकुड़ी हुई रहेगी ना, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हानि हो जाती है, क्योंकि इस कारण से, सिर्फ क्योंकि ये साइन थीटा के समानुपाती है, तो यहाँ पे एक हानि हो जाती है। क्या होने जाती है कि इसकी जो स्केल होती है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी जो स्केल है या इसकी जो परास है या इसकी जो मापनी, आप जो भी लिख लीजिए ना, मापनी क्या होगी, एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं रहेगी, ठीक है, और यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और जब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो अपने को जो स्केल है उसको पढ़ने के अंदर बहुत ज्यादा क्या आएगी, परेशानी आएगी, ठीक है। तो ये नियंत्रक बल के 2 प्रकार थे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट बल को अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, खूब आपके ये समझ में आया होगा। भाई अंतर क्या देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर है कि अगर आपने एक स्प्रिंग कंट्रोल को इस्तेमाल करा, तो स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर तो क्या हो रहा है, शुरू से लेके एंड तक जो स्केल है ना, वो स्केल कैसे है, यूनिफॉर्म है, तो अपने को रीडिंग लेने के अंदर क्या रहेगी, एक तरीके से बहुत ज्यादा सरलता मिलेगी और अपने को एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी।
पर जब आपने जैसे ही वेट वाला यानी ग्रेविटी वाला इस्तेमाल करा ना, तो वो स्केल नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के अंदर क्या आएगी, कठिनाई आएगी। ठीक है, अब जैसे जो लास्ट टाइप था बल का वो कौन सा था, डैम्पिंग, डैम्पिंग। ठीक है, और डैम्पिंग को हम लोग क्या बोल रहे थे, अवमंदन, अवमंदन। ठीक है, अच्छा अवमंदन का क्या मतलब बताया था मैंने, अवमंदन का सीधा सा मतलब ये था कि अवमंदन बल ऐसे लगता है कि भाई जो लास्ट के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क के बाद जब कंट्रोलिंग टॉर्क ने क्या करा, पॉइंटर को कहीं पे रोका ना, तो वो क्या हो रहा था, वहां पे वाइब्रेट हो रहा था। ठीक है ना, उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे कौन लगा, अवमंदन बल या डैम्पिंग बल लगा। ठीक है, अब वाइब्रेशन कैसे रुकेगा, देखिए ना, वापस मैं उस पॉइंटर को बनाता हूं। जैसे अपन ने ऐसा कुछ मीटर बना लिया, ठीक है, ये जैसे पॉइंटर लग गया, तो अब देखिए ये जो डैम्पिंग रहती है 3 प्रकार की रहेगी। ठीक है, पहला जो रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं वायु घर्षण या एयर फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, वायु घर्षण या फिर एयर फ्रिक्शन। अच्छा ये कैसा रहता है, आप क्या करते हो इसके अंदर, ये जो पॉइंटर है ना, इस पॉइंटर के पीछे की साइड आप क्या बनाते हो, एक कुछ पिस्टन टाइप कुछ बनाते हो। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक चैम्बर के अंदर क्या कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, जैसे ये पॉइंटर शुरू की स्थिति में रहेगा ना, तो ये पिस्टन कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और जैसे ही ये पॉइंटर उस स्थान पे जाएगा ना, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, जब पीछे की साइड में जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, हवा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ठीक है, और हवा को अगर वो कंप्रेस करेगा ना, तो क्या होगा, हवा का इसके ऊपर क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, और जहां पे भी आप एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओगे ना, तो क्योंकि ये जो मतलब एक तरीके से इसको बहुत ज्यादा बल लगाते लगाते वहां पे जा रहा है, तो जाने के कारण ये क्या होएगा, वहां पे एक तरीके से वाइब्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये होता है कौन सा, वायु घर्षण या फिर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने क्या करा, जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर के पीछे की साइड में एक क्या लगा दिया, चेंबर लगा दिया, और इस पॉइंटर के एंड को अपन ने एक्सटेंड करके यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरीके से एक पिस्टन बना दिया। ठीक है, अब जैसे ये घूमेगा ना, तो ये चेंबर के अंदर ऐसे भागेगा, और क्या इसको, क्योंकि यहाँ पे वायु के साथ घर्षण हो रहा है, तो ये लास्ट के अंदर उस पॉइंटर को वहां पे क्या नहीं करने देगा, वाइब्रेशन नहीं करने देगा। ठीक है, अब जैसे जो दूसरा प्रकार आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव घर्षण। क्या बोलते हैं, द्रव घर्षण, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ये तो हो गया वायु घर्षण यानी एयर फ्रिक्शन, ये हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा इसके केस में क्या होगा, इसके केस के अंदर ये चीज हो जाएगी कि जो पिस्टन है ना, सेम ऐसा कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, पर ये जो चेंबर है ना, इस चेंबर के अंदर हमने क्या भर देंगे, हम लोग फ्लूइड यानी एक द्रव को भर देंगे। ठीक है, अगर आप द्रव को भरोगे ना, तो उसके केस में वायु के तुलना के अंदर जो घर्षण रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और घर्षण अगर ज्यादा रहेगा ना, तो इस केस के अंदर जो डैम्पिंग रहेगी वो क्या रहेगी, उसकी तुलना में क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे एक हानि आ जाती है, जब भी आपने द्रव का इस्तेमाल करा तो एक कमी आ जाती है। क्या कमी आ जाती है, अब क्योंकि आपने यहाँ पे द्रव इस्तेमाल करा है ना, तो ये पूरी संभावना है कि इसके अंदर कहीं पे भी अगर लीकेज हो गया तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा उसको आहिस्ता से बहुत ही सावधानी से मीटर को इधर उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का बहुत कम हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को एक्सटेंड कर देंगे, और जो पिस्टन है ना, उस पिस्टन टाइप ये जो चेंबर बना हुआ है ना, इस चेंबर के अंदर हमने क्या कर दिया, द्रव भर दिया, और द्रव के भरने से के कारण इस पिस्टन नुमा ये जो पॉइंटर का पिछला भाग है, इसके और उस द्रव के बीच में जो घर्षण रहेगा, घर्षण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो पॉइंटर जो लास्ट वैल्यू है इसकी, जो जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग से एग्जांपल लेते जा रहे हैं 50 वोल्ट का, वो 50 वोल्ट पे जाने के बाद क्या नहीं होएगा, वाइब्रेट नहीं होएगा। ठीक है, और जो तीसरा प्रकार है और जो अंतिम प्रकार है डैम्पिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं एडी धारा अवमंदन या एडी करंट डैम्पिंग। अच्छा ये कैसा रहता है, देखिए ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
भाई इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर मैंने नहीं बताया कि भाई इसके अंदर क्यों क्या है, कोई द्रव है ना, तो अपने को इसको सीधा रखना पड़ेगा, बहुत सावधानी से ले जाना पड़ेगा, इसके अंदर लीकेज होने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, अब एडी करंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो स्पिंडल है ना, जिसको अपन स्पिंडल बोल रहे हैं, इसके ऊपर क्या लग रहा है, पॉइंटर लग रहा है। क्या लग रहा है, पॉइंटर लग रहा है। इस पॉइंटर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक लोहे की क्या लगा देते हैं, एक चकती लगा देते हैं। ठीक है, लोहे का क्या लगा दिया अपन ने, एक डिस्क लगा दी, और इस डिस्क के ऊपर और नीचे हमने इस शेप के अंदर क्या कर दिया, चुंबक रख दिया। ठीक है, क्या कर दिया, चुंबक रख दिया। अब जब आप चुंबक रखोगे तो क्या होगा, जब ये पॉइंटर घूमेगा ना, तो ये डिस्क क्या करेगी, इसके इस चुंबक के बीच में से घूमेगी। अब क्योंकि ये अगर बाई चांस जैसे अगर आप इसको चुंबक बोल रहे हो, तो यहां पे क्या रहेगी, चुंबकीय लाइनें रहेगी। क्या रहेगी, चुंबकीय लाइनें रहेगी। ठीक है, वो बात अलग है। देखिए कोई किसी भी साइड, जैसे यहाँ एन बना, यहाँ एस बना, या इधर एन बना या इधर एस बना, तो भी दोनों केसेस के अंदर यहाँ क्या रहेगा, चुंबकीय लाइनें रहेगी। और जब ये घूमेगी ना, तो इस डिस्क के अंदर इस लाइनों का क्या होगा, परिवर्तन होगा, और इसका परिवर्तन होगा जो लाइनों का, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। किस कारण से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के कारण से। ठीक है, अब जब भी विद्युत वाहक बल इसके अंदर प्रेरित हुआ, तो क्या हुआ, ये जो लोहे की आपने डिस्क इस्तेमाल करने की, क्या स्ट्रॉन्ग है, चारों ओर से कनेक्टेड है, तो क्या एक तरीके से ये एक तरीके से जो सर्किट है ना, उसको क्या कर रही होगी, ये पूरा भी कर रही होगी। अब विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और इसने सर्किट भी पूरा कर रखा है, तो यहां से क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। उस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी धारा बोलते हैं। हम लोग इस चीज को चुंबकीय क्षेत्र वाली यूनिट के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट वाली जो यूनिट थी ट्रांसफार्मर के, उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एडी धारा कौन सी धारा होती है, वो एडी धारा कौन सी धारा होती है, ये अनावश्यक धारा होती है जो ट्रांसफार्मर के अंदर तक क्रोड के अंदर उत्पन्न हो रही थी, और यहाँ पे इस डिस्क के अंदर उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब ये जो धारा है ना, ये धारा यहाँ पे प्रेरित हो गई, तो अब यहाँ पे एक नियम लगता है, जिस नियम को हम लोग बोल देते हैं लेंज का नियम। क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। अच्छा, लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम ये बोलता है कि जिस कारण से धारा प्रवाहित हो रही है या प्रेरित हो रही है, उस कारण का विरोध करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारा है ना, वो किस कारण से प्रेरित हुई, वो पहले तो प्रेरित हुई इस विद्युत वाहक के बल के कारण, और उसके बाद प्रेरित हुई, ये वाहक बल किस कारण प्रेरित हुआ, इस फ्लक्स के कारण। और फ्लक्स के कारण इस डिस्क के अंदर विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित हुआ, क्योंकि ये डिस्क क्या कर रही थी, घूम रही थी। यानी आप इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोल सकते हो कि ये धारा है ना, ये धारा इसलिए बनी क्योंकि ये डिस्क किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी। ठीक है, तो ये कारण, जो भी कारण है, वो मूवमेंट जो कारण है ना, उस कारण का विरोध करने के चक्कर में ये जो डिस्क होती है ना, ये डिस्क क्या हो जाती है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, किसी पर्टिकुलर स्थान के ऊपर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये होती है एडी करंट डैम्पिंग या एडी धारा अवमंदन। क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने क्या करी, यहाँ पे एक डिस्क लगा दी, और ये क्या करा, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यानी चुंबक के बीच के अंदर रख दिया। अब क्या होगा, जब भी पॉइंटर मूव होएगा ना, तो ये स्पिंडल भी घूमेगा, क्योंकि ऊपर नीचे क्या लगा रखी है अपन ने, बियरिंग लगा रखी है। तो ये घूमेगा, तो इससे कनेक्टेड डिस्क है, तो डिस्क भी घूमेगी, और डिस्क के अंदर क्या होएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वो विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है, तो वो विद्युत वाहक बल धारा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिस धारा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडी धारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेंज का नियम लगेगा। वो लेंज का नियम क्या बोलता है कि जिस कारण से ये धारा प्रवाहित हुई ना, उस कारण का विरोध करना, और वो कारण क्या है, इस डिस्क का घूमना। तो उस घूमने को ये रोकना चाहेगा, और रोकने के चक्कर में वो जो वाइब्रेशन हो रहा था ना, उस वाइब्रेशन वाले पॉइंट पे ये डिस्क क्या करेगी, उस पॉइंटर को जाम कर देगी, और जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है वो अपने को दिखा देगी। ये जो तीनों प्रकार अपन ने अवमंदन के पढ़े, उनमें से सबसे बेस्ट प्रकार होता है एडी धारा अवमंदन, और इसी प्रकार का हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हमने
जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके 3 बलों के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से बल थे? कौन कौन से बल थे? एक तो था डिफ्लेक्टिंग यानी विक्षेपक बल, जो क्या कर रहा था, पॉइंटर को 0 से किसी निश्चित वैल्यू तक ले जा रहा था। अब किसी भी वैल्यू पे ले जा रहा था, ठीक है ना, कोई निश्चित स्थान उसका फिक्स नहीं था, ठीक है। अब किसी भी निश्चित वैल्यू पे उस पॉइंटर को रोकने के लिए एक बल लगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे कंट्रोलिंग टॉर्क यानी नियंत्रक बल। उस बल ने क्या करा, उस पॉइंटर को निश्चित स्थान पे क्या करा, रोक लिया, ठीक है। अब जब भी वो रुका ना, तो वहां पे वो क्या हो गया, क्योंकि 2 बल लगे विपरीत दिशा के अंदर लगे, तो क्या हुआ, वो वहां पे पॉइंटर क्या हुआ, वाइब्रेट होने लग गया। उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए तीसरा बल लगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, अवमंदन बल बोल रहे थे, ठीक है। वो आज जो अपन ने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये क्लास और मेरी अदर क्लासेस भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर सकते हैं। और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को और डिटेल के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंस्ट्रूमेंट्स का जो पहला प्रकार है यानी मूविंग आयरन टाइप, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे।